इगतपुरी नाम के गांव में कविता नाम की छोटी बच्ची रहती थी। वो अपनी सौतेली माँ शारदा और सौतेली बहन के साथ रहती थी। शारदा कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन कविता आंगन में बैठ रो रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे प्यार नहीं करती। तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? तभी उसकी बहन प्रिया वहां आती है। दीदी, माँ बुला रही है, यूं कहती है। प्रिया, मैं आती हूँ, तुम जाओ, कविता कहती है। प्रिया वहां से चली जाती है। कविता कुछ देर बाद घर में जाती है। शारदा उसे देख, क्यों री, इतनी देर लगा दी? तू तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही मेरी बात। लगता है तेरी मरम्मत करनी पड़ेगी। नहीं माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चुपचाप जाकर काम करो पहले। आई बड़ी, अच्छा नहीं लग रहा है। बेचारी कविता चुपचाप घर का काम करने लगती है। शारदा रोज उसे काम करवाती। उसके ठीक से काम ना करने पर उसे डांटती। एक दिन कविता बाल बना रही थी, तब शारदा, क्या कर रही है रे? काम हो गए सारे? माँ, बाल बनाकर करती हूँ काम, कविता कहती है। शारदा को गुस्सा आता है। जब देखो बाल बनाती है ही कितने तेरे सिर पर बाल? वो ही ना रहेंगे तो निकाल ही देती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ये सुनकर कविता चुपचाप जाकर अपना काम करने लगती है। अगले दिन सुबह नींद खुलने पर वो देखती है उसके सिर पर बाल नहीं थे। वो देख कविता रोने लगती है। मेरे बाल, किसने ऐसा किया? मेरे बाल। तभी प्रिया वहां आ जाती है। दीदी, रो मत, माँ ने ही तुम्हारे बाल निकाले हैं, वो कहती है। इतने में शारदा भी वहां आ जाती है। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? सब मुझे देखकर हंसेंगे। सब तुम्हें देखकर हंसेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें गंजा कर दिया है, वरना हमेशा काम के वक्त बाल बना रही हूँ, चोटी बना रही हूँ, अब क्या करेगी? शारदा कहती है। कविता व्यथित हो जाती है। वो रोते हुए गांव में नदी के पास चली जाती है। माँ देखो ना, नई माँ ने मेरे बाल निकाल दिए, मुझे गंजा बना दिया। माँ, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने ऐसा क्या किया है? वो रोए जा रही थी। क्या करे उसे समझ नहीं आता। दुखी होकर वो माँ के पास जाने के लिए नदी में कूद जाती है। एक स्वामी जी उसे देख लेते हैं, उसे बचाकर बाहर ले आते हैं। स्वामी जी, मुझे क्यों बचाया आपने? बेटा, इतनी छोटी उम्र में ये कैसा ख्याल आया तुम्हें? बात क्या है? कविता रोते हुए सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनकर स्वामी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम्हें मैं आजादी दे देता हूँ। ये कहकर स्वामी जी एक नाव प्रकट करते हैं। बेटा, इस नाव में बैठो, जहां तक ये नाव जाएगी उतनी दूर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, स्वामी जी कहते हैं। कविता भी उस नाव में बैठ जाती है। पानी के प्रवाह के साथ नाव आगे जा रही थी। काफी दूर जाने के बाद वो नाव रुक जाती है। तभी वहां एक जादुई पेड़ प्रकट होता है। उस पेड़ पर पत्तों के साथ साथ तरह तरह के बालों के विग भी जड़े हुए थे। कविता वो देख, ये क्या अजीब है ये पेड़? फल फूलों से भरा पेड़ देखा है, पर इस पेड़ पर तो ये बाल। वो अचरज से देखती है। तभी उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। वो हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे सिर पर बाल वापस आ गए? तब वो जादुई पेड़
बेटा, तुम्हें स्वामी जी ने भेजा है ना? ओह, तो इसलिए स्वामी जी ने मुझे यहाँ भेजा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर मैंने ऐसा अद्भुत पेड़ कभी नहीं देखा था जिसमें बाल भी होते हैं। मैं जिसे जो चाहिए वो देने के लिए ही हर बार अपना रूप बदलता रहता हूँ। अब तुम्हें बाल चाहिए थे ना, इसलिए मेरी शाखाओं पर बाल है। मतलब तुम जादुई पेड़ हो, जो मांगेंगे दोगे? मैं जान गया हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? हाँ जादुई पेड़, मेरी इच्छा पूरी करो। तब जादुई पेड़ कविता की माँ के रूप में बदल जाता है। कविता खुशी से, माँ, माँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं माँ, मुझे हमेशा डांटती है, मारती भी है। मुझे वहां नहीं रहना माँ, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो। बाबा काम के लिए शहर गए हैं, 3 महीने हो गए। तब से नई माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। रो मत लाडो, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। यूं कहकर जादुई पेड़ फिर से अपने रूप में बदल जाता है। कविता कहती है, जादुई पेड़, मेरी माँ को क्यों भेज दिया तुमने? अरे, मैं ही तुम्हारी माँ के रूप में आया था तुम्हारे सामने। तुम्हारी माँ तो भगवान के पास चली गई है, उन्हें मैं क्या, कोई भी वापस नहीं ला सकता, समझी? पर तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम घर चली जाओ। कविता भी ठीक है कहती है। फिर नाव उसे फिर से गांव में नदी किनारे ले आती है। वो खुशी खुशी घर चली जाती है। उसे देख शारदा, अरे तुझे तो मैंने गंजा बना दिया था, फिर तेरे बाल कहां से आ गए? कविता चुपचाप खड़ी थी। क्यों री, मुंह में जुबान नहीं है, जवाब दे। तब भी कविता कुछ नहीं कहती। अरे जवाब क्यों नहीं देती? कहीं ये विक तो नहीं, कहां से चुरा कर लाई है, बोल। यूं कहकर शारदा कविता के बाल खींचती है। तभी तुरंत शारदा के सिर पर से बाल गायब हो जाते हैं। ये देखते ही, हाय हाय, मेरे बाल कहाँ गए? ये सब तूने ही किया है ना? कहां से सीख कर आई है ये काला जादू, बोल बोल। शारदा यूं कहकर कविता पर हाथ उठाने जा रही थी। उतने में उसके सामने उसके सिर के बाल प्रकट होते हैं। हाय मेरे बाल, मेरे बाल, वो यूं चिल्लाने लगती है। वो बाल हवा में भागे जा रहे थे, शारदा उसके पीछे पीछे। वो बाल यूं नदी तक चले जाते हैं। सारे गांव वाले उसे देख हंसने लगते हैं। अरे उसे देखा तुमने? देखो न जाने क्या कर रही है। यूं उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो बाल शारदा को नदी पर ले जाते हैं। उसी चक्कर में शारदा नदी में गिर जाती है। बचा बचा, कोई है, मुझे बचा लो, यूं चिल्लाने लगती है। उतने में जादुई पेड़ प्रकट होता है। उस पेड़ पर तरह तरह के विग थे। शारदा वो देख, ये क्या, यूं सोचती है। शारदा तब नाव में थी, आसपास का नजारा देख रही थी। ये क्या, हर तरफ तो पानी है, फिर मैं कहाँ खड़ी हूँ? वो हैरान होकर कहती है। जादुई पेड़ कहता है, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। ये सुनकर शारदा, ओ, तो उस बच्ची की मदद भी तुमने ही की थी? ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तब जादुई पेड़ उसे सारी बातें बताता है। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, ये मेरी गलती है? तुमने भी तो मेरे बाल लेकर गलती की है? तुम्हें क्या जरूरत थी? शारदा जादुई पेड़ से बहस करने लगती है। दोनों में यूं बातें हो रही थी। जादुई पेड़ का यूं अच्छी बातें करना शारदा को पसंद नहीं आता। शारदा गुस्से से पेड़ को लात मार देती है। फिर जादुई पेड़ गायब हो जाता है और शारदा फिर से पानी में गिर जाती है।
बचाओ बचाओ, जादुई पेड़ मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। यूं चिल्लाने लगती है, पर जादुई पेड़ उसे सजा देने के लिए उसकी मदद नहीं करता। शारदा वही पानी में डूबकर मर जाती है। तो उधर कविता के पिता शहर से घर लौटते हैं। उन्हें सारी बातों का पता चलता है। वो शारदा के कविता के प्रति व्यवहार से व्यथित हो जाते हैं। अपनी दोनों बच्चियों का ख्याल रखते हैं। रिया और कविता भी पुरानी बातें भूलकर पिता के साथ खुशी से रहने लगती है। उस गांव की खूबसूरती के क्या कहने। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव, खेतों में हमेशा फसल लहराया करती थी। उस गांव में एक बड़ी नदी भी थी। नदी के पास बहुत सारे परिवार बसते थे। सारे उस नदी के सहारे अपना गुजारा करते थे। मछलियां पकड़कर उन्हें बेच पैसे कमाते थे। उस गांव में सोमेश नाम का जमींदार रहता था। बड़ी हवेली थी उसकी। जितनी बड़ी हवेली उतना ही बड़ा दिल था सोमेश और उसके घर वालों का। सोमेश अपनी बीवी कृष्णा और बेटी कीर्ति के साथ रहता था। कीर्ति हर रोज स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ती थी। सोमेश अपने फलों के बागों की देखभाल करता था। कृष्णा रोज सोमेश के लिए खाना लेकर बाग में जाती थी। एक दिन हमेशा की तरह कृष्णा खाना पकाकर सोमेश के लिए ले जा रही थी। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। वो भूखा था शायद। खाने को कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, यूं वो सबसे याचना कर रहा था। ये देख कृष्णा हाथ में जो खाने का डिब्बा था उसमें से खाना निकालकर उसे खिला देती है। वो आदमी पेट भर के खाना खाकर, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, यूं कहकर रोने लगता है। तब कृष्णा उससे, आप कौन है, आपका परिवार कहाँ है, यूं पूछती है। तब वो आदमी, मेरा नाम सुब्बैया है, मेरे 2 बेटे हैं। जायदाद का बंटवारा करके उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। हमारा गांव केपाल है, वहां से मैं इधर आकर भीख मांग रहा हूं। यदि मैं अपने गांव में ही भीख मांगता तो लोग मेरे बेटों पर उंगलियां उठाते। ये मैं नहीं चाहता, यूं व्यथित होकर कहता है। अरे अपने बच्चों से कितना प्यार है आपको, कोई उन्हें गलत न कहे इसीलिए खुद ही यहां चले आए आप, पर उन्हें तो आपकी परवाह ही नहीं है। खैर आजकल का जमाना ही ऐसा है, कई लोग अपने माता पिता को यूं बेघर कर रहे हैं। कृष्णा की बातें सुनकर सुब्बैया भी सिर झुकाकर खड़ा था। चाचा जी, बेटे नहीं है तो क्या, मैं हूं ना आपकी बेटी, मेरे साथ चलिए हमारे घर। मेरे माँ बाबा नहीं है, आपको मेरे पिता समान देखूंगी, चलिए ना। कृष्णा उसे अपने साथ घर ले जाती है। वो बड़ा घर देख सुब्बैया अचरज से दंग रह जाता है। कृष्णा कहती है, चाचा जी आप यहीं रुकिए, मैं अपने पति को खाना देकर अभी आई। कृष्णा फिर से खाना लेकर सोमेश को देने चली जाती है। कुछ देर बाद कीर्ति स्कूल से लौटती है। सुब्बैया को देख, दादाजी आप कौन है, बाबा से मिलने आए हैं, यूं पूछती है। सुब्बैया उसे देखते हुए चुपचाप खड़ा था। ओह, दादाजी को सुनाई नहीं देता शायद, वो इशारे में पूछने लगती है कि आप कौन है। सुब्बैया उसकी वो नटखट हरकतें देख दंग रह जाता है, कुछ जवाब नहीं देता। तब कीर्ति फिर से, दादाजी कुछ तो बोलिए। अरे दादाजी गूंगे हैं शायद, यूं कहती है। तब सुब्बैया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? दादाजी मेरा नाम कीर्ति है। आप किससे मिलने आए हैं, बाबा से? तब सुब्बैया, नहीं बेटा, शायद वो तुम्हारी माँ है जो मुझे यहाँ ले आई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे रे, आपका कोई नहीं है? कीर्ति यूं सुब्बैया से बातें कर रही थी। उधर सोमेश को खाना देकर कृष्णा सुब्बैया के बारे में बताती है। अच्छा किया तुमने, वो रह लेंगे हमारे साथ, मेरे साथ में खेतों की देखभाल भी कर लेंगे, मुझे भी थोड़ी मदद होगी।
कृष्णा भी ठीक है कहती है। कुछ देर बाद दोनों घर लौट आते हैं। कीर्ति सुब्बैया से बातें कर रही थी। तब कृष्णा, कीर्ति तुम जल्दी घर आ गई आज? यूं पूछती है। हाँ माँ, हमारे स्कूल में 1 हफ्ते की छुट्टी दी है, पता नहीं क्यों। तब कृष्णा, ओह मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी टीचर ने बताया मुझे, सारी टीचर्स कहीं जा रही है शायद। कृष्णा कहती है। सुब्बैया सोमेश को प्रणाम करता है, उससे बात करता है। उस दिन से सुब्बैया उनके साथ ही रहने लगता है। एक दिन सुबह सुब्बैया पौधों को पानी दे रहा था। तब कीर्ति उसके पास जाकर, दादाजी मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप बताएंगे? हाँ बेटा पूछो, सुब्बैया कहता है। तब कीर्ति, सफेद खेत काले बीज, हाथ से बोते हैं मुंह से उठाते हैं, बोलिए वो क्या है? सुब्बैया दिमाग पर जोर डालकर सोचता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तब कीर्ति, दादाजी आपने नहीं बताया तो आप हार जाएंगे, आप कहोगे हार गया तब मैं बताऊंगी इसका जवाब। तब सुब्बैया, ठीक है मैं हार गया बेटा, यूं कहता है। फिर कीर्ति, ओहो दादाजी, किताब इतना भी नहीं बता पाए आप। यूं कीर्ति सुब्बैया के साथ घुल मिल जाती है। दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगती है, तूफानी हवाएं चलने लगती है। मछलियां पकड़ने जो लोग गए थे वो घर पर आ जाते हैं। सारे उस बारिश के अंदाज से डरकर घर में ही बैठ जाते हैं। 2 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होती है। सारे डर जाते हैं कहीं बाढ़ ना आ जाए। कुछ लोगों के घर पानी में डूब चुके थे। वो सोमेश के घर आकर, मालिक अब आपका ही सहारा है, हमारा घर पानी के नीचे चला गया है, बारिश में हम कहां जाएंगे, बारिश रुकने तक हमें यहाँ आश्रय दीजिए, यूं कहते हैं। सोमेश भी ठीक है कहता है, पर बारिश रुकने के कोई आसार नहीं थे। गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है, नदी का प्रवाह बढ़ जाता है, सारा गांव पानी के नीचे चला जाता है। सुनामी की तरह पानी की लहरें ऊंची और ऊंची हो जाती है। कुछ लोग पानी में डूब रहे थे। सोमेश, कृष्णा, सुब्बैया और कीर्ति हवेली के ऊपरी कमरे में थे। सोमेश की हवेली में भी पानी आ चुका था। दीवारें पानी के तेज बहाव से ढह न जाए ये डर उन्हें सता रहा था। थोड़ी ही देर में जिसका डर था वही हुआ। दीवार ढह जाती है, वो ऊपरी छत भी नीचे गिर जाती है। सारे अचानक से नीचे गिर जाते हैं। कीर्ति जोर से रोने लगती है, माँ, माँ। कृष्णा, सोमेश उस पानी के बहाव में डूबने लगते हैं। सुब्बैया उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उन्हें बचा नहीं पाता। वो कीर्ति को एक घर की छत पर ले जाता है, खुद भी उस छत पर बैठ जाता है। बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, वो उसे धीरज देता है। दोनों बारिश में भीग रहे थे, हर तरफ पानी ही पानी था। नदी के पानी में एक बड़ा मगरमच्छ उनकी तरफ आ रहा था। कीर्ति उसे देख डर जाती है। वो मगरमच्छ भी मुंह खोलकर कीर्ति की तरफ ही आ रहा था। सुब्बैया ये देख पानी में कूदकर उससे लड़ाई करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। आखिरकार वो मगरमच्छ मर जाती है। सुब्बैया उसके साथ लड़ते हुए जख्मी हो गया था। वो कीर्ति से, बेटा डरना मत, बारिश रुक जाएगी, तुम यहीं बैठे रहना, नीचे मत आना, वहीं पर बैठना, यूं बता रहा था। और उतने में ही सुब्बैया दम तोड़ देता है। कीर्ति उसे देख दादाजी दादाजी यूं चिल्लाते हुए रोती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। कीर्ति वहीं छत पर बैठी थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यूं रोते हुए वो मदद के लिए इंतजार कर रही थी। वो दिन भी बीत जाता है। अगले दिन बारिश पूरी तरह रुक जाती है। धूप निकल आती है। गांव का पानी भी कम हो जाता है।
कीर्ति उसी छत पर खड़ी होकर, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, यूं चिल्लाते हुए रोने लगती है। पर उसकी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं था। क्या करे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहीं खड़ी इंतजार कर रही थी कि कोई आकर उसकी मदद करे। तब दूर से एक व्यक्ति आते हुए उसे दिखाई देता है। वो व्यक्ति आकर कीर्ति को नीचे उतारता है। गांव के लोग कहाँ हैं कोई नहीं जानता। वो आदमी उसे अपने साथ घर ले जाता है। कीर्ति के माता पिता के बारे में भी कोई पता नहीं चलता। वो कीर्ति को ढूंढते हुए आएंगे, इसी आस में कीर्ति उस आदमी के साथ उसके घर में उनका इंतजार करती रहती है।